अब्बू कोचवान बड़ा छैल छबीला था। उसका तांगा घोड़ा भी शहर में नंबर वन था। वो कभी मामूली सवारी नहीं बिठाता था। उसके लगे बंधे ग्राहक थे जिनसे उसको रोजाना 10-15 रुपए वसूल हो जाते थे, जो उसके लिए काफ़ी थे। दूसरे कोचवानों की तरह नशा पानी की उसे आदत नहीं थी, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनने और हर वक्त बांका बने रहने का उसे बेहद शौक था। नमस्कार दोस्तों। दुनिया भी चमक दमक से दूर, आइए चलते हैं उन पुराने गलियारों की तरफ जहाँ गए हुए एक अरसा गुजर गया है। कुछ किस्से बाकी थे, शायद उन्हें पूरा करते हैं अपने छोटे से प्रयास से, जिसका नाम है किस्से गलियारों के। आज की कहानी लाइसेंस, लेखक सादत हसन मंटू। जब उसका तांगा किसी सड़क पर से घुंघरू बजाता हुआ गुजरता तो लोगों की आंखें खुद ब खुद उसकी तरफ उठ जाती। वो बांका अब्बू जा रहा है, देखो तो किस ठाठ से बैठा है, जरा पगड़ी देखो कैसे तिरछी बंधी है। वो लोगों की निगाहों से ये बातें सुनता तो उसकी गर्दन में एक बड़ा बांका खम पैदा हो जाता और उसके घोड़े की चाल और ज़्यादा पुरकशिश हो जाती। उसके हाथों ने घोड़े की बागें कुछ इस अंदाज में पकड़ी होती जैसे उनको पकड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ऐसा लगता जैसे घोड़ा उसके इशारों के बगैर चला जा रहा है, जैसे घोड़े को अपने मालिक के हुक्म की ज़रूरत ही नहीं। बाज आना तो ऐसा महसूस होता है कि अब्बू और उसका घोड़ा चन्नी दोनों बस एक हैं, बल्कि सारा तांगा एक हस्ती है, और वो हस्ती अब्बू के सिवा और कौन हो सकती थी। वे सवारियां जिनको वो कबूल नहीं करता था, दिल ही दिल में उसको गालियां देती, बाज बद्दुआएं भी देती। खुदा करे इसका घमंड टूट जाए, खुदा करे इसका तांगा घोड़ा दरिया में जा गिरे। उसके होठों पर जो हल्की हल्की मूछों की छाव में रहते थे, खुद एतमाद मुस्कुराहट नाचती रहती। उसको देखते ही कई कोचवान जल भुन जाते। उसकी देखा देखी चंद कोचवानों ने इधर उधर से कर्ज लेकर नए तांगे बनवाए, तांगों को पीतल के साजो सामान से सजाया। फिर भी अब्बू के तांगे सी शान पैदा न हो सकी, और न ही उन्हें वो ग्राहक नसीब हो सके जो अब्बू और उसके तांगे घोड़े के सौदाई थे। एक दिन दोपहर को अब्बू दरख्त की छांव में तांगे पर बैठा ऊँघ रहा था कि एक आवाज़ उसके कानों में भिनभिनाई। उसने आंखें खोलकर देखा, एक औरत तांगे के बम्प के पास खड़ी थी। उसने औरत को बमुश्किल एक नज़र देखा, मगर औरत की तीखी जवानी एकदम उसके दिल में घुप गई। वो औरत नहीं, जवान लड़की थी। 16-17 बरस की, दुबली पतली लेकिन मजबूत, रंग सांवला मगर चमकीला, कानों में चांदी सी छोटी छोटी बालियां, सीधी मांग और सुतवा नाक। नाक की फक पर एक छोटा सा चमकीला तिल, लंबा कुर्ता और नीला लांचा, सिर पर चदरिया। लड़की ने कुंवारी आवाज में पूछा, वीरा, टेसन का क्या लोगे? उसके होठों की मुस्कुराहट शरारत इख्तियार कर गई। कुछ नहीं। लड़की के चेहरे की संवलाहट सुर्खी मायल हो गई। क्या लोगे टेसन का? उसने लड़की को अपनी नजरों से समेटते हुए कहा, तुझसे क्या लेना, भाग भरिए, चला बैठ तांगे में। लड़की ने घबराते हुए हाथों से अपना ढका हुआ मजबूत सीना ढका। कैसी बातें करते हो तुम? वो मुस्कुराया। चला, अब बैठ भी जा, जो तू देना चाहे दे देना। लड़की कुछ देर सोचती रही, फिर पायदान पर पांव रख तांगे में बैठ गई। चल जल्दी ले चल स्टेशन। उसने पीछे मुड़कर देखा। बड़ी जल्दी है तुझे सोनिए। हाय हाय तू तो। लड़की कुछ और कहते कहते रुक गई। तांगा चल पड़ा और चलता रहा।
कई सड़कें घोड़े की सुमों के नीचे से निकल गईं। उसके होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट नाच रही थी। लड़की सहमी हुई बैठी थी। जब बहुत देर हो गई तो लड़की ने डरी हुई आवाज में पूछा, स्टेशन नहीं आया अभी? आ जाएगा, तेरा मेरा स्टेशन एक ही है, उसने मानीखेज अंदाज में जवाब दिया। मानीखेज मतलब अर्थपूर्ण। क्या मतलब? उसने पलटकर लड़की की तरफ देखा और कहा, अलड़िए, क्या तू इतना भी नहीं समझती कि तेरा मेरा स्टेशन एक है? उसी वक्त एक हो गया था जब अब्बू ने तेरी तरफ देखा था। तेरी जान की कसम, तेरा ये गुलाम झूठ नहीं बोलता। लड़की ने सर पर पल्लू ठीक किया। उसकी आंखें साफ साफ बता रही थीं कि वो अब्बू की बात का मतलब समझ चुकी है। उसके चेहरे से ये भी पता चलता था कि उसने अब्बू की बात का बुरा नहीं माना। वो कशमकश में थी। दोनों का स्टेशन एक हो या न हो, अब्बू बांका सजीला तो है। क्या वो अपनी बात का पक्का भी है? क्या वो अपना स्टेशन छोड़ दे? अब्बू की आवाज ने उसको चौंका दिया। क्या सोच रही है भाग भरिए? घोड़ा मस्त खरामी से दुल की चाल चल रहा था। हवा खुनुक थी। सड़क के दो रुया, रुया मतलब तरफ, सड़क के दो तरफ उगे हुए दरख्त भाग रहे थे और उनकी टहनियाँ झूम रही थीं। घुंघरियों की एक आहक छनछनाहट के सिवा और कोई आवाज़ नहीं थी। वो गर्दन मोड़े लड़की के सांवले हुस्न को निगाहों से चूम रहा था। कुछ देर के बाद उसने घोड़े की बागें जंगलें की सलाखों के साथ बांध दी और उचककर पिछली सीट पर लड़की के साथ आन बैठा। लड़की खामोश रही। उसने लड़की के दोनों हाथ पकड़ लिए। दे दे अपनी बांगें मेरे हाथों में। लड़की ने सिर्फ इतना कहा, छोड़ भी दे मेरे हाथ। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो अब्बू के बाजुओं में थी और उसका दिल जोर जोर से फड़फड़ा रहा था। अब्बू ने हौले से प्यार भरे लहजे में कहा, ये तांगा घोड़ा मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज है। कसम 11वें पीर की, मैं तांगा घोड़ा बेच दूंगा और तेरे लिए सोने के कड़े बनवाऊंगा। खुद फटे पुराने कपड़े पहनूंगा, लेकिन तुझे रानी बनाकर रखूंगा। कसम बदुल शरीक की, जिस जिंदगी में ये मेरा पहला प्यार है। तू मेरी न बनी तो मैं तेरे सामने अपना गला काट लूंगा। उसने लड़की को अपने बाजुओं के हल्के से अलग किया। जाने क्या हो गया है मुझे। चल तुझे स्टेशन छोड़ाऊं। लड़की ने हौले से कहा, नहीं, अब तू मुझे हाथ लगा चुका है। उसकी गर्दन झुक गई। मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। निभा लोगे इस गलती को? लड़की के लहजे में चैलेंज था, जैसे किसी ने अब्बू से कहा हो, ले जाओगे अपना तांगा उस तांगे से आगे निकाल कर। उसका झुका हुआ सिर उठा। उसकी आंखें चमक उठीं। भाग भरिए, ये कहकर उसने अपने मजबूत सीने पर हाथ रखा। अब्बू अपनी जान दे देगा। लड़की ने अपना दायां हाथ बढ़ाया। तो ये ले मेरा हाथ। उसने लड़की का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कसम अपनी जवानी की, अब्बू तेरा गुलाम रहेगा। दूसरे रोज अब्बू और उस लड़की का निकाह हो गया। नान लड़की की इनायत यानी नीति था और वो जिला गुजरात की मोचन थी। वो अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी। उसके रिश्तेदार स्टेशन पर उसका इंतज़ार करते ही रह गए और वो मोहम्मद की सारी मंजिलें तय कर गई। अब्बू और नीति दोनों बहुत खुश थे। न नीति ने चाहा, न अब्बू ने तांगा घोड़ा बेचा। न नीति के लिए सोने के कड़े बने, लेकिन अब्बू ने अपनी जमा पूंजी से नीति को सोने की बालियां खरीदी और कई रेशमी जोड़े बनवा दिए। नीति के लिए ये कम न था। लिश लिश करते हुए रेशमी लाचे में जब वो अब्बू के सामने आती तो अब्बू का दिल नाचने लगता। कसम पंचतन पाक की, दुनिया में तुझसे सुंदर और कोई नहीं। वो नीति को अपने सीने से लगा लेता। नीति, तू मेरे दिल की रानी है।
दोनों जवानी की मस्तियों में गर्क थे। दोनों को गाते, हंसते, सैरें करते और एक दूसरे की बलाएं लेते हुए 1 महीना ही गुजर पाया था कि दफतन एक रोज़ पुलिस ने अब्बू को गिरफ्तार कर लिया। नीति भी पकड़ी गई। अब्बू पर अगवा का मुकदमा चला कि नीति बालिग नहीं थी। नीति के अदालत में साबुत कदम रहते के बावजूद अब्बू को 2 बरस की सज़ा हो गई। जब नीति ने अदालत का हुक्म सुना तो वह अब्बू से के साथ लिपट गई। उसने रोते हुए सिर्फ इतना कहा, मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं जाऊंगी। मैं घर में तेरा बैठकर तेरा इंतज़ार करूंगी। अब्बू ने उसकी पीठ पर थपकी दी। जीती रहे, मैंने तांगा घोड़ा दीने के सुपुर्द कर दिया है, उससे किराया वसूल करती रहना। नीति के माँ बाप ने बहुत जोर लगाया मगर वो उनके साथ न गई। थक हार कर उन्होंने नीति को उसके हाल पर छोड़ दिया। नीति अकेली अब्बू के घर में रहने लगी। हर शाम दीना उसे 5 रुपए दे जाता जो उसकी ज़रूरतों के लिए काफ़ी थे। इसके अलावा कुछ थोड़े से रुपए उसने जमा भी कर रखे थे। हफ्ते में एक बार अब्बू से उसकी मुलाकात जेल में होती। ये मुलाकात बहुत ही मुख्तसर होती। उसके पास जितनी जमा पूंजी थी वो उसने अब्बू को जेल में आसानी से पहुंचाने में सर्फ कर दी। एक मुलाकात में अब्बू ने उसके बच्चे कानों की तरफ देखा और पूछा, तेरी बालियाँ कहाँ गई नीति? वो संतरी की तरह देखकर मुस्कुराई, गुम हो गई कहीं। अबू ने कदरे गुस्से होकर कहा, तू मेरा इतना ख्याल न रखा कर, मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ। उसने कुछ न कहा और मुस्कुराती हुई चली आई कि मुलाकात का वक्त पूरा हो चुका था। घर पहुंचकर वो बहुत रोई, घंटों आंसू बहाती रही। उस मुलाकात में उसने बड़े जब्त से काम लिया और मुस्कुराती रही थी। उसने महसूस किया था कि अब्बू की सेहत बुरी तरह गिर चुकी है। वो ग्रांडियल अब्बू घुल घुल कर आधा रह गया है। वो उसे पहचान न सकी थी। उसने सोचा, अब्बू को मेरा गम खा रहा है। जुदाई ने अब्बू की ये हालत कर दी है। गम, जुदाई, जेल, जेल का घटिया खाना, जेल की कड़ी मशक्क़त, इतना कुछ तो उसको मालूम था। ये मालूम नहीं था कि दिक्का मर्ज अब्बू को विरसे में मिला है। अब्बू का बाप अब्बू से कहीं ज़्यादा ग्राडियल था, लेकिन दिक ने उसे चंद हफ्तों में कब्र के अंदर पहुंचा दिया था। अब्बू का बड़ा भाई कड़ियल जवान था, मगर ऐन जवानी में इस मर्ज ने उसे दबोच लिया था। अब्बू इस हकीकत से गाफिल था। जब वो जेल के अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहा था, उसने अफसोस भरे लहजे में नीति से कहा, मुझे मालूम होता कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा तो कसम बहदुल शरीक की तुझे कभी अपनी बीबी न बनाता। मैंने तेरे साथ जुल्म किया है, मुझे माफ़ कर दे। देख, मेरी एक ही निशानी है, मेरा तांगा घोड़ा। उसका ख्याल रखना और चन्नी बेटे के सर पर हाथ फेर कर कहना कि अब्बू ने प्यार भेजा है। अब्बू मर गया। नीति का सब कुछ मर गया। इतनी जल्दी सब कुछ मर गया। नीति हौसले वाली औरत थी। उसने सदमा बर्दाश्त कर ही लिया। वो तमाम दिन घर में तन्हा पड़ी रहती। शाम को दीन आता, 5 रुपए उसके हवाले करता, उसे दम दिलासा देता और कहता, भाभी, अल्लाह मियाँ के आगे किसी की पेश नहीं चलती। अबू मेरा दोस्त ही नहीं भाई भी था। मुझसे जो हो सकेगा खुदा के हुक्म से ज़रूर करूँगा। जब नीति की इद्दत के दिन पूरे हो गए तो एक दिन दीने ने साफ साफ लहज़ों में नीति से कहा कि वो उससे शादी कर ले। नीति के जी में आया कि वो दीने को धक्के मार कर बाहर निकाल दे, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, भाई मुझे शादी नहीं करनी। उसी दिन से दीने के रवैये में फ़र्क आ गया। पहले वो बिला नागा शाम को 5 रुपए दे जाता था, अब वो कभी 4 रुपए देने लगा, कभी 3, कि बहुत मंदा है। फिर वो 2-2,
तीन तीन दिन गायब रहने लगा। बहाना ये कि बीमार था, इसलिए तांगा जोत न सका। तांगे का कोई कल पुर्जा खराब हो गया था। मरम्मत के चक्कर में सारा दिन बर्बाद हो गया। जब पानी सर से निकल गया तो नीति ने दीन से कहा, भाई दीने, अब तुम तकलीफ न करो, तांगा घोड़ा मेरे हवाले कर दो। बड़ी लीतो लाल के बाद बिल आखिर दीने ने बादिले नाश्ता तांगा घोड़ा नीति के तहवील में दे दिया। तहवील मतलब सुपुर्द कर दिया। कई दिन तक सोचते रहने के बाद नीति ने तांगा घोड़ा अब्बू के एक और गहरे दोस्त मांझे के सुपुर्द कर दिया। चंद दिनों के बाद मांझे ने भी शादी की दरख्वास्त की। नीति ने इनकार किया तो मांझे की आंखें भी बदल गईं। थक हार कर नीति ने तांगा घोड़ा एक अनजाने कोचवान के हवाले कर दिया। एक शाम वो अनजाना कोचवान पैसे देने आया तो नशे में धुत था। उसने ड्योढ़ी से कदम रखते ही नीति पर हाथ डालने की कोशिश की। नीति ने उसको खरी खोटी सुनाई और घर से बाहर निकाल दिया। नीति अजीब उलझन में गिरफ्तार थी। 8-10 रोज से तांगा घोड़ा बेकार तबेले में पड़ा हुआ था। घास दाने का खर्च एक तरफ तो तबेले का किराया दूसरी तरफ। कोचवान थे कि कोई शादी की दरख्वास्त करता था, कोई उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करता था और कोई पैसे मार लेता था। नीति सोच सोच कर पागल हो गई। एक दिन बैठे बैठे उसे ख्याल आया, क्यों ना तांगा में आप ही जोतूं, आप ही चलाऊं। जब वो अब्बू के साथ घूमने के लिए निकला करती थी तो वो तांगा खुद ही चलाया करती थी। शहर के रास्तों से भी वो वाकिफ थी। उसने सोचा, लोग क्या कहेंगे। फिर खुद ही उसने अपने सवाल का जवाब दिया, क्या औरतें मेहनत मजदूरी नहीं करती? दफ्तरों में जाने वाली औरतें, कोयले चुनने वालियाँ, घरों में बैठकर भी तो हजारों औरतें काम करती हैं। हरज ही क्या है? फिर पेट तो किसी हीले से पालना ही है। उसने कुछ दिन सोच विचार किया और आखिर में फैसला कर लिया कि तांगा वो खुद चलाएगी। उसको खुद पर पूरा एतमाद था। एक दिन अल्लाह का नाम लेकर वो तबेले पहुंच गई। उसने पीतल का साजो सामान चमकाया, घोड़े को नहलाया धुलाया और खूब प्यार किया। तांगा जोतने लगी तो सारे कोचवान हक्का बक्का रह गए। अभी सारे कोचवान हैरत ज़दा ही थे कि वो अब्बू से दिल ही दिल में प्यार की बातें करती हुई तबीले से बाहर निकल गई। उसके हाथ रवां थे, जैसे वो तांगा चलाने के फन पर हावी हो। शहर में एक तरफा बर्फा हो गया कि एक खूबसूरत औरत तांगा चला रही है। हर जगह इसी बात की चर्चा थी। लोग सुनते थे और उस वक्त का इंतज़ार करते थे जब नीति और उसका तांगा उनकी सड़क पर से गुजरेगा। शुरू शुरू में तो सवारियां नीति के तांगे में बैठने से झिझकीं, मगर चंद ही दिनों में उनकी ये झिझक दूर हो गई। अब 1 मिनट के लिए भी नीति का तांगा खाली न रहता। इधर एक सवारी उतरती, उधर दूसरी सवारी बैठ जाती। कभी कभी तो सवारियां आपस में लड़ने झगड़ने भी लग जाती कि किस सवारी ने पहले नीति को बुलाया था। नीति को खूब आमदन हो रही थी। उसने महसूस किया कि तांगा दिन भर चलता रहता है। न उसको और न अब्बू के चन्नी को सुस्ताने का कोई वक्त मिलता है। उसने सोच समझकर तांगा जोतने के औकात मुकर्रर कर लिए। वो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक तांगा जोतने लगी। अब आराम भी मिलने लगा, आमदन तो थी ही। वो जानती थी कि बेशतर लोग उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए ही उसके तांगे में बैठते हैं। वो बेमतलब बेमकसद उसे तांगा इधर उधर घुमाने फिराने को कहते हैं। तांगे में बैठकर आपस में गंदे गंदे मजाक करते हैं, उसको सुनाने के लिए अजीब अजीब बातें करते हैं। वो अक्सर महसूस करती कि वो खुद को नहीं बेचती, लेकिन लोग चुपके चुपके उसे खरीद लेते हैं। वो ये भी जानती थी कि शहर के सारे कोचवान
उसको बुरा समझते हैं। इन तमाम एहसासात के बावजूद वो मुर्जारब नहीं थी। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, लेकिन इन तमाम एहसासात के बाद भी वो व्याकुल नहीं थी। अपनी खुद एतमादी के पायम वो पुरसुकून थी। एक दिन शहर की कमेटी ने उसको बुलाया और कहा, तुम तांगा नहीं चला सकती। उसने पूछा, जनाब, मैं तांगा क्यों नहीं चला सकती? लाइसेंस के बगैर तुम तांगा नहीं चला सकती। अगर तुमने लाइसेंस के बगैर तांगा चलाया तो तुम्हारा तांगा घोड़ा जब्त कर लिया जाएगा और औरत को तांगा चलाने का लाइसेंस नहीं मिल सकता। शहर की कमेटी ने जवाब दिया। उसने कहा, हुजूर, आप मेरा तांगा घोड़ा जब्त कर लें, पर मुझे ये बात तो बताएं कि औरत तांगा क्यों नहीं चला सकती? औरतें चरखा चलाकर अपना पेट पाल सकती हैं। औरतें टोकरी ठोकर रोज़ी कमा सकती हैं। औरतें कोयले चुन चुन कर अपनी रोटी पैदा कर सकती हैं। मैं तांगा चलाकर क्यों अपना पेट नहीं भर सकती? मुझे और कोई काम करना नहीं आता। तांगा घोड़ा मेरे खाविद का है, मैं उसे क्यों नहीं चला सकती? हुजूर, आप मुझ पर रहम करें। आप मुझे मेहनत मजदूरी में क्यों रोकते हैं? मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी, बताइए ना, मुझे बताइए। शहर की कमेटी ने जवाब दिया, जाओ, बाजार में जाके बैठ जाओ, वहां कमाई ज़्यादा है। नीति के अंदर जो नीति थी वो जलकर खाक हो गई। उसने हौले से कहा, अच्छा जी, और चली गई। उसने औने पौने दामों तांगा घोड़ा बेचा और सीधी अब्बू की कब्र पर गई। एक लहजे के लिए वो खामोश खड़ी रही। उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थीं, जैसे बारिश के बाद चिलचिलाती धूप ने सारी नमी चूस ली हो। फिर उसके भिजे हुए होठ न हुए और वो अब्बू से मुखातिब हुई। अब्बू, आज तेरी नीति कमेटी के दफ्तर में मर गई। दूसरे दिन उसने शहर की कमेटी के दफ्तर में अर्जी दी और उसको अपना जिस्म बेचने का लाइसेंस मिल गया।